वॉइसेस कैटेगरी में डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और एक बेबाक बातचीत करते हैं उनके साथ फिर मार्केट को लेकर। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। पिछले इंटरेक्शन और आज के इंटरेक्शन में क्या बदल गया? देखिए, 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली हो गई और एफआईआईज जो इतने सेल मोड में थे, अब ऐसा लग रहा है कि एकदम ज़बरदस्त एक होड़ लगी हुई है बाय करने की, कैश में भी फ्यूचर्स में भी। क्या चेंज हुआ? मतलब कोई डेटा पॉइंट तो ऐसा आया नहीं, लेकिन चेंज क्या हो गया? सिर्फ सेंटिमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी रैली? देखिए अनुज, हर चीज रुकती है कभी ना कभी। लगातार सेलिंग, कितने महीनों से लगातार सेलिंग हो रही थी। आप देखिए कितने महीनों से लगातार सेलिंग, और मार्केट भी एक स्टेबलाइजिंग बॉटम बना चुकी थी थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने डोमेस्टिक परचेजेस हैं कंटिन्यू हो रही थी लगातार। तो अगर आप एफआई इन्वेस्टर की तरफ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि सेलिंग हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन बॉटम के अंदर में बैठा हुआ है। तो सूनर और लेटर टेक्निकल कॉल्स आ जाएंगे कि आपको बाय करनी पड़ेगी मार्केट को। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ, पर टेक्निकली मार्केट ने जो कंसोलिडेशन किया इंडियन मार्केट ने पिछले 3 महीने से, उसका बड़ा क्लियर सिग्नल था कि और जो बिकवाली है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला मार्केट पे, बल्कि रिवर्स करना पड़ेगा स्टैंड जिन्होंने बेचा है। तो टेक्निकली वेरी क्लियर सिग्नल कि आपको खरीदना पड़ेगा इस बाजार में, बेचने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप इसको बेच के वापस उससे सस्ता नहीं ले पाएंगे। और ये मोमेंटम देखते हुए, और आपने ये भी देखा होगा कि विदेश में भी थोड़ा सा मोमेंटम रहा है, पॉजिटिव ही रहा है पिछले 2 हफ्ते के अंदर में। सब उन मिला के ये था कि अब सेलिंग तो रुक गई, बाइंग आई है, स्ट्रैगुलर बाइंग आई है, कोई सॉलिड बाइंग नहीं आई है। बट मार्केट को कुछ नहीं चाहिए था, टॉनिक चाहिए था कि सेलिंग खत्म हो जाए, वो सेलिंग खत्म हो गई है। लेकिन आप तब भी देखेंगे मार्केट में कोई यूफोरिया नहीं है अनुज जी, मार्केट की रिलीफ है, यूफोरिया नहीं है। बिल्कुल, यूफोरिया नहीं आया तो बेटर रहता है एक्चुअली, ये हमने नॉर्मली नोटिस किया है। अजय जी, अच्छा, आईटी में लगातार मार्केट को पता था कि दिखते हैं, और टीसीएस ने कल क्लियरली बोल दिया कि दिखते हैं और अनसर्टेनिटी है, लेकिन इतनी सेलिंग, मतलब कहीं ना कहीं जाकर यहाँ वैल्यू बनेगी, ऑलरेडी बन चुकी है, या फिर अभी थोड़ा और एक क्वार्टर वेट करना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी कि जब रिकवरी आएगी उसके बाद नॉर्मली बाय कर नहीं पाते आप, क्योंकि वो वन वे तेजी भी हो जाती है। तो इस समय क्या इस डिक्लाइन का फायदा उठाया जाए, या अभी एक क्वार्टर और वेट कर लिया जाए? अरे अनुज, हमारे हिसाब से एक क्वार्टर का वेट करना इसमें जायज रहेगा जिसने नहीं इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि जो इम्पैक्ट, जो स्लोइंग ऑर्डर बुक का आ रहा है इम्पैक्ट, वो विजिबल होगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। अभी भी आप देख रहे हैं विजिबल नहीं है इतना, अभी भी थोड़ी ग्रोथ आई है उनकी। जब डी ग्रोथ पे आएगी मार्केट, तब जाके आप देखेंगे एक मार्केट का बॉटम बनेगा। और खासकर माहौल ये है कि रुपी डॉलर की पैरिटी के अंदर में भी जो बेनिफिट था 2 साल का, 74 से 82 का, वो भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब रुपी 82 के आसपास अटका हुआ है। प्रीमियम भी 2 रुपए से नीचे चल रही है, 100 साल की प्रीमियम। उसको देखते हुए जो कुशन था, आप देखेंगे टीसीएस रिजल्ट देखिए, इन्फोसिस देखिए, जो बेनिफिट मिला इनको 2 साल में, वो वॉल्यूम का नहीं मिला, कांस्टेंट करेंसी में नहीं है, बट रुपी डॉलर से बेनिफिट आया। वो बेनिफिट अब इन कंपनियों को नहीं मिलेगा इस साल, और आई थिंक अगले 2 साल के लिए, जो थोड़ा सा एक रुपी ने भी एक थोड़ा सा हल्का सा बॉटम बना दिया है उस हिसाब से। तो अभी निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, वेट करिए क्वार्टर में, देखिए क्या ट्रेंड आते हैं। बिकॉज हमारे हिसाब से विजिबल ऑर्डर बुक स्लोडाउन जो हम यूएस में देख रहे हैं, अभी तक इन कंपनियों ने रिपोर्ट नहीं किया। अब जो क्वार्टर में आएगा, रिपोर्टिंग आएगी कि विजिबल ऑर्डर स्लोडाउन शुरू हुआ है जो मार्केट के अंदर में। ये जो आज की सेलिंग है, आज की जो सेल है, ये उनके 2 साल पुराने, 3 साल पुराने ऑर्डर की सेल है। अब जो नहीं आएगी ट्रेजेक्टरी, वो आएगी फर्स्ट क्वार्टर के बाद में, क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने ऑर्डर आए। बिकॉज जितना भी बाइंग होती है एमएनसी कंपनीज में, यूएस में, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऑर्डर आपको रिलीज हो जाते हैं आईटी कंपनीज में। तो फर्स्ट क्वार्टर का वेट कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, और फिर आप उसको कॉल लीजिए कि आपने क्या लेना है। मार्केट कभी कभी करेक्शन देती है, उसका फायदा उठाइए, बट अगर इसी तरीके से चल रही है मार्केट, तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है कि हमने आज ही खरीदना है, कल खरीदना है। शेयर मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट वेट कर लीजिए, क्वार्टर में ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। पर दूसरी बात यह है कि सप्लाई नहीं है स्टॉक्स की। देखिए टीसीएस में लिक्विडिटी कितनी, 22% है पब्लिक के पास में सिर्फ। इन्फोसिस में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को निकाल दीजिए तो पब्लिक में बहुत कम स्टॉक है, फ्लोटिंग स्टॉक। तो वो देखते हुए वनस्पत आप ये देखते हैं कि इसमें करेक्शन इतने नहीं आते हैं, चाहे आपके रिजल्ट की वॉलेटिलिटी जितनी मर्जी हो। तो इन्वेस्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शेयर वो नहीं है जहां पे आप 10 to 20% फॉल देखेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है इंडिविजुअल्स के पास में, रिटेलर्स के पास में। जो इंस्टीट्यूशन लिए हुए हैं, डटे हुए हैं, टीसीएस में जो लेके बैठा है, डटा हुआ है, ये एमएनसी की स्टोरी है, शेयर है, बेचना नहीं है। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से सर। और जो हमारे पिछले 4-5 इंट्रोडक्शंस हुए हैं उसमें हमेशा आपने मेटर्स का जिक्र किया, बैंक को लेकर आप थोड़ा सा अवॉइड
आपका व्यू था। आपके उस बैंक को अवॉइड करने के व्यू के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि आपने कहा था कि रेट्स बढ़ रहे हैं, सब्सटेंशियली रेट हाइक्स हो गए हैं, एनपीए साइकिल थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लोगों की ईएमआई लैप्सेस होने शुरू हो जाएंगे। बट अब जब इस बार एक पॉज आ गया है सर, आपका व्यू क्या है बैंक्स पर, रेट सेंसिटिव्स पर इस वक्त, इस प्राइस पर? सी बैंक से हमारा व्यू सेम कंसिस्टेंट है। जो बैंक की जो ग्रोथ रेट आ रही है, आप एसबीआई का भी देख लीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रोथ रेट आ रही है पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स में। जो हालात आपने देखा, टीसीएस ने कितने एम्प्लॉय ऐड किए इस क्वार्टर में? 800 एम्प्लॉयज। कैन यू बिलीव इट कि 800 एम्प्लॉय। जब भी हालात अनएम्प्लॉयमेंट के आते हैं तो पहला 6 महीने में कभी इंपैक्ट नजर नहीं आता, बिकॉज लोग के पास सेविंग होती है, इधर से उधर से आप पे करते रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और मार्केट वॉलेटिलिटी का अनएम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट आता है 6 से 9 महीने बाद में, और सबसे पहले इंपैक्ट आएगा अनसिक्योर्ड लोन मार्केट के ऊपर में। और उसी हिसाब से देखते हुए कि जो बैंकों की ग्रोथ रेट है, और रिकवरी तो छोड़ दीजिए, ग्रोथ रेट भी सारी इसी पर निर्भर है कि हम अनसिक्योर्ड लोन्स को बढ़ाते चले जाएंगे। और उस सेगमेंट के अंदर में स्ट्रेस आना लाजमी है, होगा, टाइम से आएगा, क्योंकि उसमें 6 महीने में तो आपने कभी भी, आप देखिए नौकरी छूटती है तो पहले 3-4 महीना कहीं ना कहीं जुगाड़ करके ईएमआई आप दे देते हैं, नौकरी नहीं होती, उसके बाद में धीरे धीरे स्ट्रेस आएगा। तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में जो हमारा क्वार्टर होगा जून टू दिसंबर में, पर्सनल लोन का स्ट्रेस विजिबल होगा बैंक के ऊपर में। एक तो ग्रोथ गिरेगी और दूसरे स्ट्रेस विजिबल होगा। वो देखते हुए हमें ये लगता है कि पैसा अगर आप निवेश करें मेन लाइन इकोनॉमीज के अंदर में, जैसे उसके अंदर में, तो आपको शायद सेफ्टी मिलेगी और आपके रिटर्न अच्छे आएंगे। रिलेटिवली शायद मार्केट दोनों बढ़ेंगी, हो सकता है, लेकिन आपका चांसेस है हायर रिटर्न के और सेफ्टी के इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में, कैपिटल गुड स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में, वनस्पत बैंक में, जिनका एक पिलर चल रहा है इस समय, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन। कोई कंपनी नहीं उधार ले रही, थोड़ा बहुत ले रही है उधार, जो विदेश के डॉलर बॉन्ड्स को रिडीम करके इंडिया में ले रही है, और वो भी फटाफट जितनी जल्दी होगा वो पे कर देंगे। उस माहौल को देखते हुए, पर्सनल लोन का फोकस देखते हुए, आप ये बैंक हायर एंड हायर रिस्क कैटेगरी में जा रही हैं धीरे धीरे, और वो उसका विजिबल आएगा, आपको देखिएगा जून के बाद में आप देखना शुरू करेंगे कैसे स्ट्रेस आएगा। ओके, चलिए, तो बैंक्स पे आपका व्यू, मैंडेट अभी भी वही एग्जैक्टली है। अच्छा, अभी इसी रेट हाइक की जो प्रोसेस जिस पे एक विराम लगा है, पॉज लगा है अजय जी, उसी पे थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद हमने रियल स्टेट स्पेस में, रियल स्टेट एंसिलरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा, एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। यहाँ पर आपकी राय क्या है सर इस वक्त? देखिए, रेट सरप्राइज था कंपनियों के लिए। तो बेहतरीन बात है कि आपका अब बोरोइंग कॉस्ट आपकी कैप हो गई है, जो एनबीएफसीज को प्रेशर आ रहा था कि लगातार रेट बढ़ रहे थे, तो उसके लिए तो काफी रिलीफ था। चाहे इंडिविजुअल को रिलीफ नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई ने अब भी अपना टारगेट रखा है 5.4%, उनकी मैंडेट है 4% की इन्फ्लेशन की, और उन्होंने अब भी टारगेट रखा है FY24 का 5.4%। तो उस रेट पॉज को देखते हुए और यूएस में जो कल डेटा आया उसको देखते हुए, आई थिंक आप ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है एनबीएफसीज को, एचएफसीज को, कि अब वो शायद कंपैरेटिव हो सकते हैं मार्केट के अंदर में। दूसरी है, आप जो मर्जी डेटा पॉइंट पढ़ लीजिए, एक चीज नजर आ रही है बड़ी क्लियरली हमको, कि जो प्रमोशनल स्कीम्स आ रही हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, वो एक मार्केट कमेंट्री जो मर्जी हो, वो एक चीज बता रही है कि कंपटीशन इंटेंस है या फिर डिमांड में प्रॉब्लम है। बिकॉज हर एचएफसी ने अब प्रमोशन स्कीम चालू कर दी है, लोअर रेट, खासकर नेशनलाइज्ड बैंक ने कर दिया लोअर रेट, वेवर ऑफ चार्जेस एक्सेट्रा। इस माहौल में आके अगर आप एचएफसी में अब निवेश करेंगे, उसका रिटर्न आपको 10% पर एनम के हिसाब से निकालना वर्सेस फिक्स्ड इनकम बहुत ही मुश्किल है, मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। जो बेसिकली एक इकोनॉमी जो 6% से नीचे ग्रो करेगी, 5.4 to 6 जिसका भी एस्टिमेट ले लीजिए, उसके अंदर में आपको इक्विटी से 15 से 20% रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल होगा। खासकर जो पूरी उनकी जो बिजनेस है वो लोन पे निर्भर है, कि हमें लोन लेंगे और लोगों को लोन देंगे और वो मार्जिन कमाएंगे। एचएफसी का मॉडल यही है। तो उस माहौल में जो कंपटीशन है, माहौल में जो डिमांड सप्लाई है, जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, देखते हुए आप, मुझे लगता नहीं कि आपको 15% रिटर्न आएगी इन शेयर्स में, जो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बट 15% रिटर्न बहुत ही मुश्किल है इस मार्केट में एचएफसी से निकालना। ओके, चलिए, तो एचएफसीज की बात हो गई। अच्छा अजय जी, एक और जो चीज़ पिछले एक हफ्ते में हुई, वो जो आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला कि मॉनसून एक्चुअली नॉर्मल होगा, और एक मार्केट में पिछले 3 महीने से एक डर लगा हुआ था कि शायद मॉनसून डेफिशिएंसी होगी, और हमने रूरल स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखी थी, खासतौर से ट्रैक्टर रिलेटेड स्टॉक्स, थोड़े से ऑटो स्टॉक्स, वहाँ पर अब एक शानदार पुल बैक आया है, और इस पॉकेट ने पहले काफ़ी पेन झेली है। यहाँ पर कोई आइडियाज़ हैं आपके पास इस समय? आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ बाइंग बन सकती है?
देखिए एग्री स्टॉक्स के अंदर में हमारे हिसाब से अच्छी बाइंग बन सकती है, बिकॉज ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुके हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, गवर्नमेंट की फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर में। उस हिसाब को देखते हुए डिमांड वाइज तो मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती है ना। तो हम मार्केट कमेंट्री बहुत सुनते हैं हम लोग मॉनसून के बारे में, बट काफी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आई डोंट थिंक इतना हम लोग उसको लेके चलते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, या अगर आपका खेत आपका उजड़ गया है आपके बारिश से, तो आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी। तो मॉनसून होना ना होना का फर्क इतना हमने डिमांड पे पिछले 5 साल में अनुजी नहीं देखा है, जो कि आप मार्केट में अखबारों में पढ़ते हैं कि डिमांड कम हो जाएगी, ये तो नहीं देखा हमने। ये जरूर देखा है हमने कि सेंटिमेंटल बाइंग कभी कभी कम हो जाती है, और उसके कारण, और मार्केट तो मार्केट है, कभी कटबैक होगा, कभी पुल बैक होगा, कभी। बट एग्री स्टॉक्स, सीड कंपनीज, ये कंपनियां जो हैं, जो साइंस पे एग्रीटेक कंपनीज हैं, इस पे हमारा काफी कॉन्फिडेंस है कि अगले 12 से 24 महीने के अंदर में ये अच्छा रिटर्न देंगी, बिकॉज इलेक्शन ईयर के अंदर में जो परचेजिंग पावर रूरल इंडिया में अनलीश करेंगे, चाहे इलेक्शनरिंग के लिए करेंगे, चाहे पब्लिसिटी के लिए करेंगे, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम आएंगी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा एग्री प्रोडक्ट्स को। उस हिसाब को देखते हुए कई एमएनसी कंपनी अच्छी है एग्री सेक्टर में, तो एक आध इंडियन कंपनी अच्छी है, खासकर एग्री एक्सपोर्ट्स में अच्छी कंपनियां हैं। उसको देखते हुए इस सेक्टर पे आई थिंक हमको अबव मार्केट रिटर्न मिलने की बहुत उम्मीद है, और इसलिए काफी सारा हमारा इन्वेस्टमेंट उस तरीके से जा रहा है। अजय जी, अभी आपने जो इलेक्शन ईयर का जिक्र किया, मई 2024 का, आपने एग्री शब्द का इस्तेमाल किया, उसी से कोरिलेट करते हुए मैं ये बजाज ऑटो को पिछले 4-5 दिन में देख के, 10 दिन में देख के आपको हैरानी हुई सर क्या? और क्या ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है बजाज ऑटो में, या फिर टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प? आपका व्यू? देखिए बाजार में रहते हुए तो हमें बहुत चीजें नजर आती हैं रोज, जिसमें कभी अचंभा भी होता है, कभी एक्साइटमेंट भी होती है, कभी ये भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है। कई बार होता है कि ये क्या हो रहा है, बट ठीक है, बाजार तो बाजार है, आपसे आगे चलेगा, आपको गलत भी साबित करेगा। देखिए बजाज ऑटो जैसी कंपनी में निवेश करके क्या मिला निवेशक को पिछले दशक में? कुछ भी नहीं रिटर्न आई ना। आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखिए, क्या रिटर्न है। एक कंपनी जिसमें 30,000 करोड़ की एफडी है, वो अपनी ईवी में भी पीछे रह गई, मोटरसाइकिल में टीवीएस मोटर ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, वहां पीछे रह गई। तो एक ये लेगेसी कंपनी है जिसके पास इतनी एफडी है, लेकिन ग्रोथ की स्टोरी में क्या उसके पास में? कुछ भी नहीं है, नया प्रोडक्ट नहीं है, ईवी में फर्स्ट नहीं, लीडर नहीं बन पाए वो लोग, अपना स्पोर्ट्स बाइक्स में लीडर नहीं बन पाए। तो ऐसी कंपनियों में निवेश कभी कभी होगा, किसी ने इंटरेस्ट लिया होगा, कभी रीबैलेंसिंग हुआ होगा पोर्टफोलियो का, वो मैं नहीं जानता कि किसी HNI ने खरीद लिए होंगे शेयर किसी कहने पे कि 30,000 करोड़ कॉर्पस है, तो इंटरेस्ट जो आएगा वो तो बढ़ के आएगा ना। पिछले साल तक उनको 5% मिल रहा था रिटर्न, अब 9% रिटर्न मिलेगा उनको। तो उस हिसाब से अगर उनकी इनकम थी आपकी 3,000 करोड़ रुपया, तो अब इनकम हो जाएगी 6,000 करोड़ रुपया। तो ट्रेजरी इनकम पे जरूर उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज कॉर्पस एफडी का बहुत बड़ा है। बट अगर निवेशक हैं तो बियॉन्ड ट्रेजरी देखेंगे उसको, तो उस कंपनी में क्या ग्रोथ इंप्रेशंस है मैं नहीं जानता हूं, शायद कुछ और लोग जानते होंगे, बट ये जरूर है ट्रेजरी इनकम का बेनिफिट इस बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में बेहतरीन तरीके से नजर आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ेंगी, वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अदर इनकम बढ़ेगी, बट कोर बिजनेस में कुछ ऐसा चेंज होगा शायद मैंने देखा नहीं है, मे बी मिस कर गया हूँ। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन देन अजय जी, 2 पार्ट क्वेश्चन एक्चुअली। एक तो ऑड्स क्या होंगे इस मार्केट के अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, और दूसरा ब्रॉडर मार्केट अच्छे से कब पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कई लोगों के सवाल हैं कि निफ्टी भले 18,000 पर आ गया हो वापस, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी पेन में है और 16,500-16,000 के लेवल पर है। देखिए हमारे हिसाब से अगले 12 महीने के अंदर में मार्केट का फ्रेश हाई पे जाना बहुत मुश्किल है हमारे हिसाब से, और अगर जाता भी है तो सबसे बढ़िया बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको प्रॉफिट लेने की मार्केट के अंदर में, बिकॉज आपने सही कहा, काफी निवेशक बैठे हुए हैं, खासकर म्यूचुअल फंड वाले, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किए, और उन्होंने मार्केट को ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, और रिटर्न कुछ नहीं आया उनके बाजार में। और जब वो देख रहे हैं कि गोल्ड में 15% रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट आप सीनियर सिटीजन में जाएंगे तो 8.2%, डिबेंचर लेंगे तो 10 से 11% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उस माहौल में उम्मीद करना कि निफ्टी 11% कंपाउंडेड रिटर्न अगले 2 साल या 3 साल में देगा, बहुत ही मुश्किल है अनुज हमारे हिसाब से। तो अगर यही लेवल सस्टेन कर जाए 18,000 का, तो इसको समझिएगा कि एक मार्केट ने एवरेज क्लाइम कर लिया है। जो 5.4-5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अंदर में मार्केट का नया हाई बनाने का मतलब है शेयर बेचिए, खरीदे नहीं। ओके अजय, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और हैव अ गुड वीकेंड। एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करिएगा।
चलिए अब एक काम करते हैं, शो की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट ने आज रिस्पेक्ट किया हमारे सुबह के ट्रेड सेटअप को। हल्के से गैप डाउन में खुला लेकिन एक शानदार रिवर्सल, खासतौर से बैंक निफ्टी में। निफ्टी कूल ऑफ हो गया वापस क्योंकि निफ्टी में आईटी का प्रेशर है। बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इन्फोसिस वाली, इसके लिए बैंक निफ्टी अभी भी मोर और लेस डेज हाई के करीब। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में पावरफुल मूव। और नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। और सुबह यही हमारा सेटअप था कि आज बैंक निफ्टी पर फोकस करिए और प्ले आउट हो रहा है और एक्सपायरी वाला दिन शानदार मूव। बिल्कुल। और आईटी ने एक्चुअली मूड ख़राब कर रखा है और बाकी तो ठीक है, बट ये एक एडवांस डिक्लाइन वाला नंबर अब थोड़ा सा मिसमैच की तरफ बढ़ रहा है, तो देखते कैसे प्ले होता है। लेकिन हाँ, आईटी में दबाव देखिए आप, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, जितने भी देखेंगे आप, सब में एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। चलिए इसी बीच में फिर आपके सवाल जवाब का सिलसिला होगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।